करू स्टार्ट. हो. चल, आवाज येतोय बरोबर स्पष्ट. हा हा, येतोय सर, आवाज येतोय. चला. हेलो. हा बोला सर, स्टार्ट करा हाँ तुम्ही. सर, स्टार्ट कर दो. हाँ, गुड हो. मॉर्निंग सभी बच्चों को. और साइंस वन के इस लेक्चर में आपका स्वागत है. और इस लेक्चर में हम लोग जो कृति पत्रिका है, उस कृति पत्रिका का एक नया स्वरूप हम लोग यहाँ पर आज देखने वाले हैं. कृति पत्रिका पिछले साल से आई है और एक पुराना और नए की अगर हम लोग तुलना करें तो नए में बहुत सारे कृति पत्रिका के स्वरूप पर आधारित क्वेश्चन आते हैं. सबसे पहले तो मैं तुम्हें कृति पत्रिका का जो नया स्वरूप है उसमें से जो टॉपिक मुझे दिया है वो है प्रश्न क्रमांक 1 ए का बी दिया है. एक्चुअली स्क्रीन पर ए दिखाई दे रहा है तुम्हें. 5 अंक वाले 5 प्रश्न यहाँ पे आपको पूछे जाएंगे. सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 ए में आपको सर ने या टीचर ने बताया होगा पिछले लेक्चर में बहुपर्यायी प्रश्न रहेंगे. उसमें आपको प्रायोगिक या उपक्रम पर आधारित बहुपर्यायी प्रश्नों के बदले केवल पाठ्य पुस्तक पर आधारित पर्यायी बहुपर्यायी प्रश्न रहेंगे. तो पहले जो 5 प्रश्न रहेंगे वो रिक्त स्थान रहेंगे. और वो जो रिक्त स्थान है वो सभी के सभी कैसे रहेंगे, आपको वहां पे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और उस 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन सही चुनना है और उसको लिखना है. ये जो सवाल आएंगे वो सभी सवाल पाठ्य पुस्तक पर आधारित रहेंगे, प्रायोगिक या उपक्रम पर आधारित नहीं रहेंगे. अभी केवल पाठ्य पुस्तक पर ये आधारित रहेंगे. तो हमारा जो आज का मुख्य जो टॉपिक है वो टॉपिक है प्रश्न क्रमांक 1 बी. 1 बी में 6 पार्ट से 6, 7, 8, 9, 10 ये 5 पार्ट जो 6, 7, 8, 9, 10 है. इन 5 पार्ट पर एक एक अंक वाले अलग अलग से कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकते हैं, कौन से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, उनका स्वरूप कैसे रहेगा, यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट करूंगा. सबसे पहले तो आप एक फिक्स करना है कि इसमें सभी प्रश्न विविध प्रकार के होंगे. 5 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे 5 नंबर के लिए और ये जो सभी प्रश्न है वो विविध प्रकार के होंगे. अब विविध प्रकार मतलब कौन सा, तो पहला प्रकार है असंगत घटक पहचानो. असंगत घटक पहचानो, इसमें से हर चैप्टर में से या 5 चैप्टर में से कोई भी एक सवाल आपको रहेगा. आपको 4 असंगत शब्द दिए जाएंगे. तुम्हें हमेशा मालूम है 9th में और 10th में इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है. तो दिए गए समूह में से असंगत घटक या चित्र पहचानना है. ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर घटक होता है, 4 शब्द दिए जाते हैं और उसमें से आपको एक अलग शब्द पहचानना है, उसको लिखना है. और दूसरा इसमें इस प्रकार का प्रश्न आता है कि सह संबंध लिखिए. 5 पार्ट में से कोई ना कोई एक सह संबंध आपको फिक्स रहेगा. पहली जोड़ी का सह संबंध के आधार पर दूसरी जोड़ी पूर्ण करो. पहली जोड़ी आपको दी जाएगी, उसके आधार पर उससे संबंधित आपको दूसरी जोड़ी पूर्ण करनी है. और ऐसा एक सह संबंध आपको लिखने का आएगा. आगे मैं तुम्हें कौन कौन से सह संबंध है वो आपको बताऊंगा. तीसरा है जोड़ियां मिलाओ. जोड़ियां आपको सबको मालूम है हर पार्ट में या अलग अलग पार्ट में अलग अलग प्रकार की जोड़ियां होती है. और इसमें 1 नंबर के लिए 2 जोड़ी आपको रहेगी आधा आधा नंबर के लिए, और वो जोड़ियां आपको यहाँ पे मिलानी होगी. सही जोड़ी कौन सी है वो आपको पहचाननी होगी. चौथा है प्रश्न सत्य या असत्य लिखो. एक सत्य असत्य आपको रहेगा. 5 चैप्टर में से जो जितने भी आपको सत्य असत्य मैं अभी आपको दिखाऊंगा उसमें से एक सत्य असत्य आपको पेपर में रहेगा और इसके लिए आपको वो सभी सवाल पढ़ने पड़ेंगे. यहाँ पर आपको लिखना है. और दूसरा है 5 नंबर का है नाम या फिर अनुसूत्र लिखो. ये एक बहुत ही आसान सवाल है. एक शब्द यहाँ पे या फिर एक अनुसूत्र तुम्हें यहाँ पे लिखना होता है और इस प्रश्न में किसी भी चित्र या आकृति का नामांकन
करना होगा, या फिर उस चित्र नामांकन दिया होगा उसका नाम लिखना होगा, या फिर उसका अनुसूत्र लिखना होगा, या फिर अनुसूत्र दिया जाएगा आपको नाम लिखना पड़ेगा। इस प्रकार का वो सवाल रहेगा। और छठवां है प्रवाह तालिका में कोई रिक्त स्थान भरना, ऐसा प्रश्न। आपको ये कृति पत्रिका इसलिए है कि कुछ ना कुछ आपको एक प्रवाह तालिका, एक चार्ट दिया जाएगा, उसमें कुछ खाली रिक्त स्थान रहेंगे और वो रिक्त स्थान के सह संबंध लगाकर आपको दूसरे रिक्त स्थान लिखना है, उसे कहते हैं प्रवाह तालिका में कोई रिक्त स्थान भरना है। तो ये 6 प्रकार हो गए, इसमें से कोई भी 5 प्रकार आपको पूछा जाएगा। असंगत शब्द हमेशा आता है, सह संबंध पूछा जाता है, जोड़ियां पूछी जाती है, सत्य असत्य लिखो ये भी पूछा जाता है, एक नाम अनुसूत्र लिखना ये करना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला है प्रकाश का अपवर्तन। 6 पार्ट से हमें दिया गया है, 6 पार्ट से हमें दिया गया है, 6, 7, 8, 9, 10। इसमें इसका जो टॉपिक दिया गया है इसमें से पहला है कि असंगत शब्द कौन सा है, आप बता सकते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण लिया है, परावर्तन, उदासीनीकरण, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। तो इसमें से आपको आंसर भी दिया गया है मैंने यहाँ पे, उदासीनीकरण ये शब्द अलग है और उसका वहां पे कारण लिखना है कि ये शब्द अलग क्यों है। क्योंकि उदासीनीकरण क्या होता है, अम्ल और क्षारक में होने वाले रासायनिक अभिक्रिया है। और जो बाकी 3 है, परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपन, ये जो अन्य तीनों है वो प्रकाश से संबंधित जो परिघटनाएं है, बराबर है, 6वें चैप्टर में से। तो ये एक इंपॉर्टेंट सवाल वहां पे है। दूसरे प्रकरण नंबर 7, लेंस और उनके उपयोग। लेंस और उपयोग में एक 6 इंपॉर्टेंट असंगत शब्द है, उसमें से आप पहचान कर लिख सकते हैं। ये जो दूसरा है और वो जो तीसरा है वो हमेशा आता है, अपने पिछले सराव परीक्षा में भी आया था। सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी और निकट दृष्टि। तो यहाँ पर ये दिया गया है सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी और निकट दृष्टि दोष। तो आपको देखने से ही पता चलेगा कि सरल सूक्ष्मदर्शी है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, दूरदर्शी है। तो ये सभी क्या है, ये सभी है प्रकाशिकीय यंत्र, बराबर है। और सॉरी, ये सभी क्या है, सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी, ये सभी क्या है, प्रकाशिकीय यंत्र है। और अलग शब्द कौन सा है, निकट दृष्टि दोष, क्योंकि ये दृष्टि दोष है, ये कोई प्रकाश से संबंधित नहीं है। तो दूसरा है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और वर्णकर्मीदर्शी। तो आपको पता चलेगा कि जो पहले 3 है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि, ये क्या है, ये दृष्टि दोष के विभिन्न प्रकार है। दृष्टि दोष के क्या है, विभिन्न प्रकार है। और जो अलग शब्द है वह है वर्णक्रमदर्शी, वर्णक्रमदर्शी, ये एक प्रकाशिक यंत्र है। तीसरा है जरा दृष्टि, दूर दृष्टि पटल, निकट दृष्टि और दूर दृष्टि। तीसरे में अलग शब्द आएगा यहाँ पर दृष्टि पटल, क्योंकि ये बाकी आपको देखने से पता चलेगा कि ये सभी क्या है, अन्य तीनों है, आंख के दोष है या विकार है, आंख के दोष है या फिर विकार है। चौथा है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, बहुरूपदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी। तो यहाँ पर बहुरूपदर्शी ये अलग है क्योंकि अन्य तीनों प्रकाश यंत्र है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, सरल और खगोलीय दूरदर्शी का उपयोग करके हम लोग अलग अलग प्रकार की इमेजेस देख सकते हैं। पांचवा है टीवी, चलचित्रपट, सुलगती अगरबत्ती से बना वृत्त और रंगांतता। तो ये जो है ये हमारे सराव परीक्षा में आया था पिछले टाइम में, जो 4-5 सराव परीक्षा ली थी बीएमसी ने, तो इसमें ये आया था। ये इसका जो अलग शब्द है वो है रंगांधता। मतलब टीवी, चलचित्रपट, सुलगती अगरबत्ती से बना वृत्त, ये अन्य तीनों दृष्टि सातत्य के उदाहरण है, दृष्टि से संबंधित उदाहरण है। और ये रंगांधता क्या है, ये एक दृष्टि दोष है। आगे छठवा है ग्रह, तारे, उपग्रह, इंद्रधनुष्य। तो यहाँ पर अलग शब्द आएगा इंद्रधनुष्य, अन्य तीनों जो है वो आकाशीय पिंड है। इंद्रधनुष्य यहाँ पर सही आंसर है। तो बच्चों एक ध्यान में रखना है कि 7वां और 8वां पार्ट, ये दोनों पार्ट ऐसे है कि इसमें से ही ज्यादा से ज्यादा क्या आता है, असंगत शब्द पहचानने के लिए आता है।
तो आपको ये दोनों के जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, ये थोड़ी ये जैसे जो 5-5 6-6 दिए हैं मैंने, ये सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। चलो प्रकरण नंबर 8 पे जाते हैं कि कौन से असंगत शब्द पूछा जाता है और कौन सा इम्पोर्टेंट है। सोडियम, पोटेशियम, चांदी और गंधक। तो सोडियम, पोटेशियम और चांदी ये सभी क्या है? ये सभी धातु है। और गंधक क्या है? गंधक अधातु है। सल्फर जिसे कहते हैं हम लोग, वो क्या है? अधातु है। तो इस प्रकार से आपको पहचानना है। ब्रोमीन, क्लोरीन, बोरॉन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि ब्रोमीन जो है वो अधातु है, बोरॉन जो है अन्य क्या है? अन्य जो वो है तीनों अधातु है, और बोरॉन क्या है? धातु है यहाँ पर। तो अगला सवाल है तांबा, लोहा, पारा और पीतल। तांबा, लोहा, पारा और पीतल। यहाँ पर अलग शब्द पीतल आएगा क्योंकि अन्य तीनों धातु है। पीतल क्या है? एक मिश्र धातु है। क्या है? मिश्र धातु है पीतल। और चौथा है कांस, जिसे ब्रांज कहते हैं, स्टेनलेस स्टील, इस्पात, पीतल और फास्फोरस। ये सभी मिश्र धातु है। कांस, ब्रांज, ब्रांज जिसे कहते हैं, स्टेनलेस स्टील, पीतल, ये जो बर्तन बनते हैं ये सभी मिश्र धातुओं के बर्तन होते हैं। और इसमें से जो अलग शब्द है वो फास्फोरस है, क्योंकि अन्य तीनों मिश्र धातु है। फास्फोरस क्या है? अधातु है। फास्फोरस अधातु है। अगला है 5 नंबर का मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पानी और जिंक क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पानी और जिंक क्लोराइड। तो ये जो इसमें से एकदम आसान है, पानी अलग है, और ये जो तीनों जो अन्य दिए हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है, जिंक क्लोराइड है, ये तीनों एक आयोनिक यौगिक है, क्योंकि वो उसमें क्या होता है, वो पानी में घुल जाते हैं, मिल जाते हैं। घुलने पर उसके जो आयन है वो अलग अलग हो जाते हैं। मैग्नीशियम और क्लोरीन अलग हो जाता है, सोडियम और क्लोरीन अलग हो जाता है, जिंक और क्लोरीन अलग हो जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर 9 नंबर के पार्ट में जो कार्बनिक यौगिक हमारा पार्ट है 9 नंबर का, ये एक बहुत आसान पार्ट है, जिसमें से एक प्रश्न हमेशा यहाँ पे पूछा जाता है। प्रोपेन, मीथेन, इथीन, पेंटेन। तो यहाँ पर आपको दिखेगा प्रोपेन, मीथेन और पेंटेन। तो आप उसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो भी आपको पता चलेगा कि ये बाकी जो है ना, वो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, प्रोपेन, मीथेन और पेंटेन। ये जो इथीन है ना, इथीन, इथीन क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, ई यानी जिनके पीछे होता है, वो सभी क्या होते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। और इसमें कार्बन कार्बन दोहरा बॉन्ड होता है, कभी कभी तिहरा बिंदु होता है, लेकिन यहाँ पर इथीन अलग है। दूसरा सवाल है मीथेन, ब्यूटेन, बेंजीन और सोडियम क्लोराइड। मीथेन, ब्यूटेन, बेंजीन, सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर ये जो सोडियम क्लोराइड है वो अलग है, क्योंकि अन्य तीनों कार्बनिक यौगिक है, कार्बन से बने जो यौगिक है, इसलिए ये सभी क्या है? कार्बनिक यौगिक है। और यहाँ पर जो तीसरा सवाल है CH4, C2H6, C3H8 और CaCO3। अब CH4 मतलब क्या है? मीथेन। C2H6 मतलब क्या है? इथेन। C3H8 3 कार्बन होते हैं तो वो ब्यूटेन होता है। और ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये आपको तीनों के तीनों क्या रहेंगे? ये तीनों क्या है? हाइड्रोकार्बन है। और ये भी कैसे हाइड्रोकार्बन है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। और ये जो अलग सा है वो है कैल्शियम क्लोराइड, सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट, बराबर। ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। और चौथा है C2H2, C3H8, C2H6, CH4। तो इसके लिए आप और एक विधि अपना सकते हैं। आप लोग इसकी संरचना सूत्र निकाल करके भी आपको देखेंगे तो आपको पता चलेगा क्या है। यहाँ पर चौथे में जो है C2H2, ये जो बाकी जो तीन है ना, वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। और C2H2 मतलब क्या है? अल्काइन, बराबर है। क्या है? अल्काइन, जैसे इथाइन हम लोग कहेंगे। C2H2 दो कार्बन है, दो हाइड्रोजन है। यहाँ पर तिहरा बंध निर्माण होता है कार्बन कार्बन के बीच में, और इन बाकी सभी को बीच में कार्बन कार्बन एकहरा बंध होता है, एकल बंध होता है। तो इस प्रकार का वो कारण है। पांचवा जो है C2H4,
C4H10, C3H8 और CH4। तो आप देखेंगे तो ये पांचवा जो पहला है ना, जो C2H4, ये क्या है? ये एथीन है, कारण यहाँ पे 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। और बाकी सभी के सभी अन्य तीनों क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन बराबर है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला है CnH2n+2। जहां पर आप कार्बन को मान n मान जो है दिया गया वो रखेंगे, तो आपको ये जनरल फॉर्मूले से आप अल्केन, अल्कीन और अल्काइन को अलग अलग कर सकते हैं इसमें से। और इसमें से छठवा दिया है पॉलीइथिलीन, पॉलीसैकेराइड, पॉलीस्टाइरीन और पॉलीप्रोपिलीन। तो इसमें बच्चे हर बार कंफ्यूज होते हैं कि ये इसमें से कौन सा शब्द अलग आ जाता है। तो इसमें आता है पॉलीसैकेराइड, क्योंकि जो बाकी है वो मानव निर्मित बहुलक है और एक प्राकृतिक बहुलक है, पॉलीसैकेराइड। ओके, तो इस प्रकार के जो असंगत शब्द इन पाठ पर पूछे जाते हैं। और इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के इनमें से जो 3-4 पाठ है, 7वां, 8वां, 9वां, ये 3 पाठ पे क्या आता है? असंगत शब्द आता है। अगला है सहसंबंध लिखिए। तो आपको इसमें से सहसंबंध कौन कौन से पाठ में आएगा? 7वें पाठ से शुरुआत की है मैंने, 7वें पाठ में आता है। दूसरा यहाँ पर दिया है, बाई चांस ऊपर वाला 1 नंबर वाला वो जो है कट हो गया है। उत्तल लेंस, अभिसारी लेंस, अवतल लेंस। आपको पता चलेगा कि जो उत्तल लेंस है उसे कहते हैं अभिसारी लेंस, और जो अवतल लेंस है उसे कहते हैं अपसारी लेंस। ये एक मुख्य है और ये एक हमेशा पूछा जाता है। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में बच्चों की गड़बड़ होती है। उत्तल लेंस मतलब अभिसारी लेंस और अवतल लेंस मतलब अपसारी लेंस। और तीसरा है, अगर उत्तल लेंस में वस्तु 2f1 पर अगर रखेंगे तो जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है 2f2 पर। और अगर वस्तु f1 पर रखेंगे तो वो प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा? प्रतिबिंब विपरीत और अनंत दूरी पर, उस f1 के विपरीत, विरुद्ध दिशा में और अनंत दूरी पर तैयार होगा। चौथा है धनात्मक आवर्धन। जो आवर्धन तैयार होता है प्रतिबिंब का, जो जो धनात्मक आवर्धन होता है उसे कहते हैं सीधा प्रतिबिंब, और जो ऋणात्मक आवर्धन होता है उसे क्या कहते हैं? उल्टा प्रतिबिंब। कुछ कुछ जो सहसंबंध आता है ना, वो एकदम सिंपल रहता है, आपको खाली एक लॉजिक लगाना है, वहां पर एक थोड़ी सी आपको एक दिमाग लगा के वहां पे आप कर सकते हैं। चौथा है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की जो शक्ति होती है वो शक्ति धनात्मक होती है उत्तल लेंस की, और अवतल लेंस की क्या होती है? वो लेंस की शक्ति ऋणात्मक होती है, धनात्मक के विरुद्ध ऋणात्मक होती है वहां पर। ये भी आप अच्छे से लिख सकते हैं। छठवां है 1/, नाभ्यंतर 1/f बराबर, आप उसको मीटर में मापते हैं, उसे कहते हैं लेंस की शक्ति। लेंस की शक्ति किसमें मापते हैं? डायोप्टर में। उसका फॉर्मूला क्या है? 1/f। और अगर प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी आप लेंगे तो उसे क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? आवर्धन। सातवां है नाभ्यंतर, मीटर में। नाभ्यंतर जो है उसको मापने की जो इकाई है वो मीटर है। और लेंस की शक्ति, अभी अभी आपको ऊपर बताया कि लेंस की शक्ति किसमें मापते हैं? डायोप्टर। लेंस की शक्ति किसमें मापते हैं? डायोप्टर। आठवां है परितारिका, पुतली से संबंधित है। और रोमक कोशिका किससे संबंधित है? नेत्र लेंस से संबंधित है, क्योंकि नेत्र लेंस को चपटा, गोलाकार, उसको एडजस्ट करने वाली जो जो धागे रहते जोड़ने वाले, उसको कहते हैं रोमक पेशिया कोशिकाएं, उसे कहते हैं। और ये जो 9 नंबर का है वो हमेशा आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको टिक मार करके स्क्रीनशॉट लेके आप ध्यान में रख सकते हैं। निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष अगर आपको निकालना है तो उसके लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, निकट दृष्टि दोष। और दूर दृष्टि दोष के लिए कौन सी लेंस का उपयोग करते हैं? उत्तल लेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता है, बच्चों को कंफ्यूज करता है। इसलिए निकट दृष्टि दोष मतलब अवतल लेंस, और दूर दृष्टि दोष जो है वो कौन किससे संबंधित है? उत्तल लेंस क्या करता है? उसको उसकी दूरियां कम ये करता है, उसकी जो कमी है उसे निकालकर वो फायदेमंद रहता है उसके लिए, उत्तल लेंस दूरदृष्टि दोष के लिए। अगला है निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? प्रतिबिंब नेत्र पटल के आगे जाता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है?
प्रतिबिंब जो है वो नेत्र पटल के आगे जाता है। और सिंपल है, दूरदर्शी में क्या होता होगा, प्रतिबिंब नेत्र पटल के पीछे रहता है, नेत्र पटल के क्या होता है, पीछे रहता है। बराबर। आगे, ग्रह तारों का निरीक्षण करने के लिए खगोलीय दूरदर्शी का उपयोग करते हैं। 11 नंबर का हम लोग देख रहे हैं 7वें पाठ का। ग्रह तारों का निरीक्षण करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, खगोलीय दूरदर्शी का उपयोग करते हैं। और घड़ी की मरम्मत के लिए सरल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग हम लोग वहां पे करते हैं। 12 नंबर है चल चित्रपट दृष्टि सातत्य। और इंद्रधनुष्य यानी अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण तथा आंतरिक परावर्तन। तो इस प्रकार उसका सहसंबंध लगा सकते हैं। चलो हम लोग 8वें पाठ के ऊपर जाते हैं, धातु विज्ञान में। पीतल मतलब उसमें वो मिश्र धातु है, उसमें कौन कौन रहता है, तांबा और जस्ता पीतल में। ब्रांज जिसे कांसा कहते हैं, उसमें तांबा और टीन रहता है। तो ये एक मुख्य फर्क वहां पे आपको समझ में आएगा। पीतल में तांबा और जस्ते का मिश्रण रहता है, मिश्र धातु है। ब्रांज में क्या है, ब्रांज में है तांबा और टीन। दूसरा है टीन की परत चढ़ाना, टीन की परत चढ़ाना, उसमें टीन का उपयोग करते हैं, टीन धातु का उपयोग करते हैं। और गैल्वेनाइजिंग में क्या करते हैं, जस्ते का उपयोग करते हैं, गैल्वेनाइजिंग। तीसरा प्रेशर कुकर एनोडीकरण, प्रेशर कुकर एनोडीकरण, तांबे का जो बर्तन है मतलब विद्युत विलेपन, विद्युत विलेपन की सहायता से वो तांबे के बर्तन पर ये किया जाता है। चौथा है सल्फाइड अयस्कों को अगर अतिरिक्त हवा की उपस्थिति में तीव्रता से गर्म करते हैं तो उसे भर्जन कहते हैं। और अगर कार्बोनेट के अयस्कों को और हम लोग सीमित संपूर्ति को हवा में ही हम लोग तीव्रता से गर्म करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं। 5 नंबर है सल्फाइड अयस्क फेन उत्प्लावन पद्धति से अलग अलग करते हैं सल्फाइड अयस्क के। और कैसिट्राइट अयस्क चुंबकीय पृथक्करण पद्धति, अलग अलग धातुओं की अलग अलग उसमें से जो मिश्र धातु रहता है या फिर उसमें धातुओं में जो अयस्क रहते हैं उनको अलग अलग करने की अलग अलग विधियां हमारे 8वें पाठ में दी है। चुंबकीय पृथक्करण पद्धति है और फेन उत्प्लावन पद्धति है। इस वो पद्धतियों को आपको ध्यान में रखना है। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पर अभी हमें अगला जो प्रश्न है वो है जोड़ियां मिलाओ। 6, 7, 8, 9, 10 में पाठ में से कुछ इंपॉर्टेंट जोड़ियां आती है। हमें कोई भी 2 जोड़ियां आती है उसको आधा आधा नंबर दिया जाता है और उसको जोड़ियों को आपको लगाना है 1 नंबर के लिए। ये एक जोड़ियां हमेशा पूछी जाती है। और यहाँ पर स्तंभ अ और स्तंभ 2 में जोड़ियां दी है, लेंस और उनके उपयोग 7वें पाठ में से। पहला दिया है शंक्वाकार कोशिकाएं, दंडाकार कोशिकाएं, परितारिका और स्वच्छ पटल। तो शंक्वाकार कोशिकाएं क्या करती है, प्रतिबिंब का रंग तय करती है, फिक्स करती है प्रतिबिंब का रंग। उसमें शंक्वाकार कोशिकाओं का इंपॉर्टेंट रोल है। जो दंडाकार कोशिकाएं होती है वो प्रकाश की तीव्रता को क्या करती है, मेंटेन करती है। दंडाकार कोशिकाएं प्रकाश की तीव्रता, शंक्वाकार कोशिकाएं प्रतिबिंब का रंग। परितारिका, परितारिका को क्या होता है, छिद्र होता है। और स्वच्छ पटल यानी पारदर्शक, स्वच्छ पटल यानी पारदर्शक। तो इस प्रकार आप लोग जोड़ियां लगा सकते हैं। शंक्वाकार कोशिकाएं और दंडाकार कोशिकाएं की जोड़ियां आती है, पेपर में सराव परीक्षा में भी आई थी। और शंक्वाकार कोशिका यानी प्रतिबिंब का रंग और दंडाकार कोशिकाएं प्रकाश की तीव्रता। इसमें बच्चे कैसे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए ऐसी जोड़ियां वहां पे आती है। चलो अगली जोड़ियों पर जाती है। जो जो इंपॉर्टेंट जोड़ी है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। 2 नंबर स्तंभ 1 स्तंभ 2, आवर्धन, लेंस की शक्ति, नाभ्यंतर, इससे संबंधित वो है। आवर्धन का फॉर्मूला है H2/H1, जो अभी अभी पिछले इसमें बताया था मैंने आपको संबंध में। लेंस की शक्ति, लेंस की शक्ति का फॉर्मूला है 1/1 F उसे मीटर में मापते हैं। लेंस की शक्ति डायोप्टर में मापते हैं। P 1/F उसका फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, कभी कभी 2 नंबर के लिए उदाहरण भी आते हैं। नाभ्यंतर
एफ, अभ्यंतर क्या है? एफ। लेंस से वस्तु की दूरी, लेंस से वस्तु की दूरी को कौन से अक्षर से दर्शाते हैं? यू। लेंस से वस्तु की दूरी यू। तो इस प्रकार है। दूसरा स्तंभ दिया है, स्तंभ 1 और 2। लेंस 1/f, उसका फॉर्मूला क्या है? 1/v माइनस 1/u। आवर्धन का फॉर्मूला ऊपर आया है, H2/H1। आवर्धन का फॉर्मूला आप ध्यान में रखो, लेंस का फॉर्मूला ध्यान में रखो, कभी कभी लेंस का सूत्र आता है। अपवर्तनांक, अपवर्तनांक साइन आई बटे साइन आर, स्नेल्स लॉ, उसको आपको ध्यान में रखना है, साइन आई बटे साइन आर। धातु विज्ञान में कौन सी जोड़ियां इंपॉर्टेंट हो सकती है और उसमें कौन सी जोड़ियां पूछी जाती है धातु विज्ञान में? स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में यहाँ पे दिया है जिंक सल्फाइड, HgS, कॉपर सल्फाइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये दिया है। तो जिंक सल्फाइड यानी जिंक ब्लेड, HgS को सिन्ना बार कहते हैं। कॉपर यानी क्यूप्रस सल्फाइड, क्या करते हैं उसे? कॉपर सल्फाइड यानी क्यूप्रस सल्फाइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है उसे बॉक्साइड कहते हैं। बॉक्साइड का फॉर्मूला Al2O3H2O, बॉक्साइड, इसको दिया है। अगली जोड़ियां दी है स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में, जस्ते का विलेपन, टीन की परत चढ़ाना, विद्युत विलेपन, धनाग्रीकरण क्या है, ये भी जोड़े आपको यहाँ पे दी गई। तो जस्ते का जो विलेपन है मतलब है लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाना। टीन की परत चढ़ाना मतलब तांबे पर टीन की परत चढ़ाना, टीन पर जो परत चढ़ा जाती है वो तांबे की। विद्युत विलेपन यानी चांदी विलेपित चम्मच, चांदी के चम्मच पर विद्युत विलेपन से वो क्या किया जाता है? विलेपन लगाया जाता है। धनाग्रीकरण यानी प्रेशर कुकर। अगला भाग है अयस्क और धातु, ये भी हमेशा आता है इंपोर्ट के लिए। बॉक्साइट, एल्यूमिनियम, कैल्सिटराइट यानी अभी पिछले बार आया था टीन, सिन्ना बार यानी पारा। अगला भाग है 4 नंबर की जोड़ियां दी है कुछ। तांबा और जस्ता जिसकी जोड़ी है पीतल, तांबा और टीन जिसे कांसा की जोड़ी है ब्रांज उसे कहा जाता है, मिश्र धातु है। लोहा, निकेल तथा क्रोमियम, जिस मिश्र धातुओं से स्टेनलेस इस्पात बनता है। और पारा और जस्ता, इनसे क्या बनता है? जस्ता पारद सम्मिश्र। पारद सम्मिश्र जो 8वें पाठ में दिया है, किसे कहते हैं? पारद सम्मिश्र। जो पारद सम्मिश्र पारा और जस्ता की मिश्र धातुओं से बनते हैं उसे पारद सम्मिश्र कहते हैं। लोहा, निकेल और क्रोमियम से स्टेनलेस इस्पात तैयार होता है। तांबा और टीन से कांसा, तांबा और जस्ता से पीतल। और अगले पाठ की जोड़ियों पे आते हैं हम। कार्बनिक यौगिक में भी कुछ जोड़ियां यहाँ पे दी गई है। सबको मालूम है CH4 यानी मीथेन, ये सबसे आसान जोड़ी है। मीथेन का फॉर्मूला है CH4। अणुसूत्र और रचना सूत्र भी हमेशा पूछा जाता है। कार्बन और 4 हाइड्रोजन, कार्बन और कार्बन में, कार्बन और हाइड्रोजन में 11 बंध होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। कार्बन की संयोजकता 4 है इसलिए। इथेन, अब इथेन का क्या है यहाँ पर आपको पता करना है कि यहाँ पर इथेन मतलब क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, उसकी जोड़ी कौन सी हो सकती है? C2H6, बराबर। इथेन का फॉर्मूला है C2H6। 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक हरा बंधा है। अल्किन, क्या है अल्किन का सूत्र यहाँ पर? CH2 डबल बॉन्ड CH2। अल्केन, अल्किन, अल्काइन, जनरल फॉर्मूले से भी आप लोग याद कर सकते हैं। CnH2n, ये फॉर्मूला है अल्किन का। CnH2n-2 अल्काइन का फॉर्मूला है और अल्केन का है CnH2n+2। तो आप अल्केन, अल्किन, अल्काइन का ध्यान में रख सकते हैं। और अल्किन का यहाँ पे अणुसूत्र दिया है CH2 डबल बॉन्ड CH2। अल्काइन, अभी मैंने बताया आपको 3 अणुसूत्र जनरल फॉर्मूले ध्यान में रखने। अल्केन, अल्किन, अल्काइन। सबसे पहले अल्केन आता है, उसमें +2 आता है, CnH2n+2। बाद में अल्किन आता है, अल्किन में CnH2n नहीं रहता है, +2 -2 नहीं रहता है, ये ट्रिक ध्यान में रखो। और जो अल्काइन होता है उसमें CnH2n-2 प्लस रहेगा तो वो अल्केन, -2 रहेगा तो वो अल्काइन रहता है, तो उसको आप ध्यान में रख सकते हैं। अगला भाग है साइक्लोहेक्सेन, मिथिल अल्कोहल, एसिटाल्डेहाइड, इथेनोइक एसिटिक अम्ल जिसे कहते हैं। उसके फॉर्मूले आपको सिर्फ यहाँ पे क्या करना है? ध्यान में रखने हैं।
तो देखो साइक्लोहेक्सेन सबको मालूम है C6H12। दूसरा है मिथाइल अल्कोहल, अल्कोहल OH क्रियात्मक समूह जिसमें रहता है वो अल्कोहल रहता है। यहाँ पर CH3 दिया है इसलिए मिथाइल अल्कोहल। यहाँ पर क्रियात्मक समूह CHO है और CHO रहेगा तो एसिटाल्डिहाइड। कीटोन मालूम है आप R C डबल बॉन्ड OR वो कीटोन होता है, बराबर। तो ये आपको मालूम होने चाहिए। एसिटिक अम्लों को ही इथेनोइक अम्ल कहते हैं और उसका जनरल फॉर्मूला है C डबल बॉन्ड OH COH। तो CH3COH रहेगा तो वो क्या है, इथेनोइक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है। अब यहाँ पे नीचे जो 3 नंबर की जो ये दी है वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको क्रियात्मक समूह पहचानना आना चाहिए। जब आप क्रियात्मक समूह पहचानेंगे तब आपको क्या होगा, आपको अलग अलग प्रकार के जो नाम लिख सकते हैं, IUPAC नाम लिख सकते हैं। OH यानी अल्कोहल, मैंने अभी अभी बताया, OH यानी अल्कोहल। COH यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल, जनरल उसका जो क्रियात्मक समूह है। CHO एल्डिहाइड और C डबल बॉन्ड O ये रहेगा तो कीटोन ग्रुप है, कीटोन क्रियात्मक समूह है। तो ये जो है ये आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये। बाकी तो आपको और भी आप जोड़ियां कर सकते हैं, कोई भी जोड़ी आ सकती है वहां पर। सेल्यूलोज लकड़ी है, RNA मैंने आपको मालूम है, वनस्पति गुणसूत्र यहाँ पे दिए गए हैं। पॉलीएक्रिलाइल नाइट्राइल ब्लैंकेट बनाने में उसका उपयोग होता है। पॉलीविनिल क्लोराइड PVC पाइप जिसे कहते हैं, पॉलीविनिल क्लोराइड PVC पाइप जो पाइपलाइन में उपयोग में आते हैं वो पाइप पॉलीविनिल क्लोराइड उसकी जोड़ी है। पॉलीविनिल क्लोराइड का उपयोग PVC पाइप बना सकते हैं, थैलियां बना सकते हैं। यहाँ पर नीचे 10वें पार्ट में जो अंतरिक्ष अभियान है उसमें कुछ जोड़ियां दी है। उसमें जो है भारत पर बादलों की जो स्थिति है, मौसम से संबंधित कौन अगर जानकारी रहेगा तो किस उपग्रह से उसकी जानकारी मिल सकती है, मौसम उपग्रह। विश्व से संपर्क करना है तो आपको संचार उपग्रह का उपयोग करना है वैश्विक संपर्क में। भारत का प्रेक्षेपक कौन है, PSLV। अंतरराष्ट्रीय अवकाश स्टेशन पृथ्वी की निम्न परिभ्रमण कक्षा है, पृथ्वी की जो मध्यम कक्षा है MEO, बराबर है, उसे कहते हैं दिशा दर्शक उपग्रह। तो ये कुछ जोड़ियां है, कुछ जोड़ियां हम लोग कर सकते हैं पेपर में और इस जोड़ियों से हमें आता है। अभी एक चौथा सवाल है सत्य असत्य, ये एक हमेशा आता है। 7वें पार्ट से मैं यहाँ पे शुरुआत करता हूँ। अभी जो जो इम्पोर्टेंट है मैं उसका क्रम बताऊंगा आपको और उसको मैं बोलते जाऊंगा, आप उसको देखना है। लेंस की शक्ति P = 1/F, तो ये सत्य है। लेंस की शक्ति 2D होने पर उसका नाभ्यंतर 0.5 m होगा। अब इस प्रकार का नहीं आता, ये सवाल कहाँ पर आते हैं, उदाहरण हल करने में आते हैं, इसलिए आपको क्या करना है उसका फॉर्मूला ध्यान में रखना है। हाँ, जो तीसरा और चौथा है ना वो इंपॉर्टेंट है। अवतल लेंस अभिसारी लेंस होता है। देखो मैं प्रश्न एक बार वापस पढ़ता हूँ, तीसरा और चौथा। अवतल लेंस अभिसारी लेंस होता है असत्य, क्योंकि अवतल जो लेंस होता है वो अपसारी लेंस होता है, तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। और नीचे दिया है उत्तल लेंस अपसारी लेंस होता है। उत्तल लेंस क्या होता है, अपसारी होता है, तो ये असत्य है। उत्तल लेंस अभिसारी लेंस होता है। तो ये दोनों में आप गड़बड़ नहीं करना है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, तीसरा और चौथा। पांचवा आप पढ़ सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं, अवतल लेंस द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, सत्य है। छठवां है आंखों की प्रकाश संवेदी कोशिकाओं के कारण प्रकाश की तीव्रता तथा प्रतिबिंब के रंग की अनुभूति होती है, सत्य है। ये सातवां एक इंपॉर्टेंट है, अवतल लेंस का नाभ्यंतर ऋणात्मक होता है, सत्य है। अवतल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब मिलता है वो उल्टा मिलता है, उसका नाभ्यंतर क्या होता है, ऋणात्मक होता है अवतल लेंस का। ओके, आगे आठवां, वस्तु के स्थान के अनुसार उत्तल लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक अथवा ऋणात्मक होता है, असत्य। 9 नंबर का आप लिख सकते हैं, वस्तु के स्थान के अनुसार उत्तल लेंस द्वारा होने वाला आवर्धन धनात्मक अथवा ऋणात्मक होता है, इसको आपको पढ़ना है, सत्य है ये। 10 नंबर का है, अवतल लेंस का उपयोग सरल सूक्ष्मदर्शी के रूप में किया जाता है, सत्य है। अवतल लेंस का उपयोग सरल सूक्ष्मदर्शी में किया जाता है, इस प्रकार का वो आ सकता है।
11 नंबर का है निकट दृष्टि दोष के निराकरण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। सत्य है, मैंने आपको अभी भी पिछले टाइम पे भी बताया था, अभी भी बताया। निकट दृष्टि दोष का निराकरण करने के लिए आप अवतल लेंस का उपयोग करेंगे और दूर दृष्टि दोष का निराकरण करने के लिए आप उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। उसके नीचे दिया है 11 और 12, दूर दृष्टि दोष के निराकरण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अवतल लेंस के सामने रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब विपरीत बनता है, 13 असत्य, सीधा बनता है। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त होने वाले प्रतिबिंब सदैव काल्पनिक होते हैं, असत्य, सदैव काल्पनिक नहीं होते, वो वास्तविक भी होते। और 5वां है उत्तल लेंस की मुख्य नाभि काल्पनिक होती है, असत्य है। चलो मैं आगे जाता हूं अभी और कुछ मैं तुम्हें यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पर 8वें पाठ में से जो सत्य असत्य है वो दिए गए आपके सामने और इसको भी आप लिख सकते हैं। पहला तुम्हारा दिया है हीरा मृदु होता है, क्या है ये? असत्य। हीरा कठिन होता है, ये धातु है। अशुद्ध धातुओं से शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए विद्युत अपघटन पद्धति का उपयोग किया जाता है, सत्य है ये। अशुद्ध धातुओं से शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए विद्युत अपघटन का उपयोग किया जाता है। तीसरा सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल 1:3 अनुपात में लेकर उसमें से अम्लराज का मिश्रण बनाया जाता है, गलत है। तांबा अथवा पीतल के बर्तन पर क्षरण के कारण हरे रंग की पर जमा हो जाती है, ये हमेशा पूछा जाता है। 4 नंबर का जो है ये सत्य है, क्योंकि तांबा और पीतल के जो बर्तन है वो हरे रंग के हो जाते हैं क्षरण के कारण। और 5वां है आयनिक यौगिक मिट्टी के तेल में विलय होते हैं, असत्य है। आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत सुचालक होते हैं, असत्य है ये भी। और 7वां जो दिया है पारा, चांदी तथा सोना अधिक क्रियाशील धातु है, असत्य है। ये ज्यादा अधिक क्रियाशील नहीं है, उन पर ज्यादा कोई परिणाम नहीं होता है, इसलिए अधिक क्रियाशील नहीं होता, ये उनके यहाँ पे दिए है। तो ये कुछ 9 नंबर का है कार्बनिक यौगिक से भी संबंधित और कुछ है, उसमें से भी संबंधित कुछ प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। सामान्यतः कार्बनिक यौगिक के द्रवणांक तथा क्वथनांक कैसे होते? उच्च होते। कार्बनिक यौगिक के जो द्रवणांक क्वथनांक उच्च नहीं होते हैं, वो कम होते हैं, ये असत्य विधान है। असंतृप्त यौगिक संतृप्त यौगिकों की अपेक्षा कम अभिक्रियाशील होते हैं, असत्य है। बेंजीन एरोमेटिक यौगिक है, सत्य है। एरोमेटिक मतलब ये क्या होता है, उसकी संरचना बंद होती है, एरोमेटिक, वो ध्यान में रखना है। नेप्थेलिन ज्वलनशील है, यह नीली ज्वाला के साथ जलता है, सत्य है। वनस्पति तेल टिंचर आयोडीन की अभिक्रिया में आयोडीन का रंग नहीं बदलता, असत्य है। संतृप्त वसा आरोग्य वर्धक होता है, 6 असत्य है। तो इस प्रकार के आप पढ़ सकते हैं, आपको और कुछ कर सकते हैं इसमें से और बहुत सारे। अभी लास्ट का पॉइंट है, आपको टाइम भी अभी कम है, इसलिए मैं 5 मिनट में इसे खत्म करता हूँ और कुछ आपके सवाल रहेंगे तो आपको पूछता हूँ। नाम, रासायनिक अनुसूत्र या फिर इलेक्ट्रॉन स्वरूपन आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अभी मैं सिर्फ आपको बताता हूँ कि आपको नाम लिखना है, लेंस और उनके उपयोग में भी कई सवाल आते हैं। और यहाँ पर नाम लिखना है, उत्तर लेंस अवलेंस से इससे संबंधित आप इसको पढ़ेंगे। मैं थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लेता हूँ। हाँ, 8वें पाठ में कुछ नाम लिखने के लिए जो है वो हमेशा आते हैं और वो आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। सबसे पहले जो दिया है आपके किताब के नीचे आप करेंगे तो भी चलेगा, उभय नियम और जस्ता। तांबे तथा नाम आप लिख सकते हैं, पीतल है उसका नाम, ऐसे बहुत सारे इसमें दिया है, उसमें से एक हमेशा नाम आता है। और 7वां और 6वां मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। 6वां थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, 6वां और 7वां। क्या है 6वां? निम्न द्रवणांक वाली 2 धातुएं बताओ। निम्न द्रवणांक किसका है? सोडियम और पोटेशियम। अत्यधिक अभिषेक क्रियाशील धातु कौन से? सोडियम और पोटेशियम है, वो भी आप ध्यान में रख सकते हैं। और इस प्रकार के बहुत सारे उदाहरण आप देख सकते हैं। टाइम कम होने की वजह से मैं आपको थोड़ा सा आगे आगे लेके जाता हूँ। कार्बनिक यौगिक में भी क्या होता है, अलग अलग प्रकार के जो एक एक नंबर के जो अंक है उसमें दिया जाता है। हेक्सेन,
जिसका फॉर्मूला C6H14 के समीप वाला तथा उससे उच्च समजात हेप्टेन है। बेंजीन में दोहरे बंधों की कुल संख्या कितनी होती है? 3। ईथर और हैलोजन का क्रियात्मक समूह आप बता सकते हैं। ईथर का O है, हैलोजन का X है। तो इस प्रकार के भी यहाँ पर आप टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक, एक्चुअली ये यहाँ पे मैं आपको रिपीट करता हूँ, बहुलक और एकलक ये जो भाग है वो रिमूव किया गया है, ध्यान में रखना है। कार्बनिक यौगिक में से आपको खाली ऊपर वाला थोड़ा सा 2-3 जो दिया है इतर तक वो आपको ध्यान में रखने हैं। चलो अभी मैं लास्ट का पॉइंट लेता हूँ एकदम। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रश्न क्रमांक 1B में जो 5 प्रश्न पूछे जाएंगे वो असंगत शब्द, सहसंबंध, जोड़ी या मिलाव, सत्य असत्य, नाम और अनुसूत्र लिखना है। और जो लास्ट का है कि वो है प्रवाह तालिका में कोई रिक्त स्थान आपको भरना है जो 10वें पाठ में जो दिया है। रिक्त चौकड़ भरना है आपको IRNS जो दिशा दर्शक उपग्रह है, और वो किस काम के लिए उपयोग में आता है? अक्षांश और रेखांश निश्चित करना। ज्योग्राफी में आपको पता है अक्षांश और रेखांश। अगला है मौसम उपग्रह आपको दिया जाएगा बीच वाला। ये मौसम उपग्रह को क्या क्या नाम है? इनसेट कहते हैं। और ये करता है मौसम का पूर्वानुमान लगाता है, मौसम का पूर्वानुमान। आपको तीसरे में दिया जाएगा पृथ्वी निरीक्षण। तो इसका नाम क्या है? IRS है। और पृथ्वी निरीक्षण उपग्रह उसे कहते हैं, पृथ्वी निरीक्षण उपग्रह कहते हैं। तो 10वें पाठ में ये जो तुम्हें दिया गया है ये हमेशा आता है, 1-2 बार आ चुका है, तो इसको आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। तो आकृतियों पर आधारित भी प्रश्न हो सकते हैं। देखो अभी मैं आपको थोड़ा सा फटाफट 2-2 मिनट में बताता हूँ। साइक्लोहेक्सेन की संरचना हमेशा आती है, बेंजीन की संरचना हमेशा आती है। 1-1 नंबर के लिए आपको ऐसी संरचना दी जाएगी, उस पर आपको पूछा जाएगा उसका नाम क्या है। तो जो पहला है C6H12 वो है साइक्लोहेक्सेन। और बेंजीन आपको मालूम है C6H6, बीच बीच में आपको दोहरा बंधा आता है। ये आकृतियों से संबंधित कुछ प्रश्न है। तो अगला कुछ है, ये देखो, ये आपको सबको मालूम है मीथेन की रेखा संरचना, इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना कभी कभी आती है। मीथेन CH4 है। मीथेन अणु की रेखा संरचना, इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना आती है CH4, ध्यान में रखना है। कुछ क्रियात्मक समूह आपको आएंगे 1-1 नंबर के लिए, आपको पूछा जाएगा अल्कोहल का क्रियात्मक समूह बताइए, एसिटाल्डिहाइड का बताइए, कीटोन का बताइए, कार्बोक्सिलिक अम्ल का बताइए, ईथर, ईस्टर। तो ये चार्ट को आपको भूलना नहीं। अल्कोहल का OH है, अल्डिहाइड का CHO है, उसका संरचना भी दिया है और संक्षिप्त संरचना सूत्र भी दिया है। कीटोन CO, कार्बोक्सिलिक अम्ल COH, ईथर O, ईस्टर CO। कभी कभी पूछते हैं कि अमीन का क्या है क्रियात्मक समूह, NH2 है, वो भी आप कर सकते हैं यहाँ पर। अल्किन की सजातीय श्रेणी जो है उसको आपको ध्यान में रखना है। मीथेन का अनुसूत्र CH4, ये तो इम्पोर्टेंट ही है, आपको मालूम है। इथेन का C2H6, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। बाद में आप लोग अल्कोहल की भी सजातीय श्रेणी को ध्यान में रख सकते हैं। मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, उसके अनुसूत्र आपको ध्यान में रखने 1-1 नंबर के लिए। और अल्किन की भी सजातीय श्रेणी यहाँ पे दी है, सजातीय इथीन, प्रोपिन, 1 ब्यूटीन, 1 पेंटीन। आप उसको संक्षिप्त संरचना सूत्र, अनुसूत्र बता सकते हैं, लिख सकते हैं, ध्यान में रखो। तो ये सब कुछ आपको थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, वो जो मैंने आपको बताया कि प्रश्न क्रमांक B में जो प्रश्न पूछ सकते हैं वो इस प्रकार है। हाँ सर, जयकर सर। हाँ सर. जयकर सर, हाँ ठीक है, काही हाँ असेल बच्चों, प्रश्न तर विचारू शकता मुलं. आपको इस टॉपिक से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हो. हाँ हिना पूछो. हिना पूछो बेटा. हिना हिना पूछो. आवाज आई? हाँ हाँ, आवाज आ रही है बेटा, बोलो. सर ये सब पूरे बोर्ड एग्जाम का ही पूरा सेम टू सेम वही आएगा ना? हाँ, अब देखो बच्चा, ये कैसे बोर्ड एग्जाम से मतलब ये प्रश्न क्रमांक 1B कैसे हो सकता है ये मैं बता रहा हूँ. B में आपको 5 सवाल रहेंगे, 5 सवाल अलग अलग प्रकार के रहेंगे. आपको एक असंगत शब्द रहेगा, एक सहसंबंध रहेगा, एक जोड़िया रहेगी, एक अनुसूत्र रहेगा, एक सत्य असत्य रहेगा.
तो ये 5 है, और इस 5 में जो 6 पार्ट से 10 पार्ट तक जो इम्पोर्टेंट है मैं वो बता रहा हूँ। इससे बोलिए 1 से 5, हाँ 1 से 5 तक जो है वो भी आपको टीचर या सर ने बताए होंगे, वो आप लोग कर सकते हैं। 1 से 10 पार्ट में कौन सा भी आ सकता है, इसलिए कुछ इम्पोर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे रखा है तुम्हारे सामने। सर तो फिर आप पीडीएफ भेजोगे ना ये पेपर का? हाँ हाँ हाँ, ये सर भेजेंगे आपको, जयकर सर भेजेंगे। हाँ ओके। चलो, और कोई पूछना है कुछ? और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो। और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है बच्चों इस टॉपिक से संबंधित? हाँ सीमा पूछो, सीमा सर पूछो। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग बेटा। सर मुझे इस टॉपिक से कुछ नहीं पूछना सर, मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन होना है। अच्छा ठीक है, हाँ सर देखो उनका क्या है। हाँ टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लो बेटा आप। सर की और हूँ। हाँ उसमें एक लिंक भेजा जाएगा, उस लिंक को टच करके 10 क्लास का जो लिंक है उसको टच करके आप ज्वाइन हो जाओ, ठीक है? ओके सर। हाँ ये ना पूछो। सर आपने टेलीग्राम पे मुझे ज्वाइन किए ना, वो टेलीग्राम पे बहुत मैसेज आते हैं। हाँ अभी सब बच्चे उसमें ज्वाइंट हो रहे हैं ना बेटा, तो उसमें इसीलिए वो सारे मैसेज उसमें आएंगे। एक राकेश राकेश सिंह कुछ नाम है ना लड़के का, तो वो भी बार मैसेज करता रहता है। ओके ठीक है, उसको अभी हम लोग ये करेंगे, ऐड करेंगे। ओके। हाँ, काजल काजल पूछो। कैसे चलूं? काजल यादव, बारा देवी, कुछ पूछना है? काजल अपना माइक ऑन करो। हाँ काजल पूछ, क्या पूछना है तेरे को? आवाज नहीं आ रही बेटा तेरी काजल। हाँ और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है बच्चों इस टॉपिक से संबंधित? अगर कोई क्वेरीज है, कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। हाँ और शायद सबको ये टॉपिक अच्छे हाँ से समझ में आया। धन्यवाद सर जी। ओके, थैंक यू सर।